आज की राजनीति देख रहे हैं किस गर्त में चली जा रही है। आज के परिवेश में जो इतनी घटिया राजनीति हम तो जान रहे थे बड़ी अच्छी राजनीति है, आप बता रहे हैं कैसी आज जा के रही है। परिवेश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतना घटिया स्तर की राजनीति हो रही है जिसकी कोई पैमाना नहीं है। जहाँ पे बेरोजगारी की, शिक्षा की और गरीबी की, महिला सुरक्षा की, कृषि की, भूखमरी की बात करनी चाहिए, वहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? आस्था की, धर्म की, चौपाई की, छंद की, भगवान की, जाति की, वहां पे हम ये राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, और इससे थोड़ा बहुत समय बचता है तो अभिनेत्रियों के भगवा रंग पहनने पर भी राजनीति कर लेते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश। साथियों इस समय हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हम लगातार कई मुद्दों पर लगातार चर्चा करते रहे हैं, लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बात करने के लिए आए हैं ये वही वाराणसी है जो ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी में आज हम जिस मुद्दे को लेकर के उपस्थित हुए हैं उस मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम हलचलें चल रही हैं। हलचल इस प्रकार की है कि रामचरितमानस की चौपाई को लेकर के उठे विवाद में कहीं ना कहीं पूरे देश भर में आग की तरह फैली हुई है और उसी में तमाम चीजें अब उभर करके आ रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस रामचरितमानस की चौपाई पर ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी पर जो उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर के अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं से वो घिर गए थे और लगातार उनके पार्टी की जो महिला नेता थी रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह, उन लोगों ने लगातार विरोध किया स्वामी प्रसाद मौर्य का। और विरोध करने के बाद स्थिति इस प्रकार की आई कि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं विभू पांडे जी हैं, जिनके आज हम उपस्थित हुए हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और खास करके महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनसे बात करेंगे और बात करके हम ये जानेंगे कि महिलाओं के साथ जिस तरह से रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह लगातार इस तरह का आरोप लगा रही हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो महिला विरोधी है, जो समाजवादी पार्टी है वो हिंदू विरोधी है, तो महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में। और मुझे लगता है कि पहली महिला होंगी जिनकी प्रतिक्रिया लेकर के उत्तर प्रदेश में मैं पहली महिला से बात करके आपके बीच में भेज रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि महिलाओं के अंदर क्या स्थिति है, क्या वो ऋचा सिंह रोली तिवारी मिश्रा सच बोल रही हैं या गलत बोल रही हैं। तो आइए सबसे पहले परिचय जानेंगे, क्योंकि ये तमाम जो लोग हैं इनके साथ जो महिलाओं की जो टीम है वो बड़ा शानदार काम कर रही है उत्तर प्रदेश। आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई, बड़ी खुशी हुई ये जान करके कि ये समाज सेवा के क्षेत्र में और खास करके महिलाओं के बीच ये इतना जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं, वो अब देखने लायक है। उसके लिए हम बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भैया। सबसे पहले हम परिचय जानेंगे, क्या है, क्या कर रही हैं। एक बार मैं चाहूंगा कि लोगों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विभू पांडे है। स्पंदन गोमती राम सूरत वेलफेयर ट्रस्ट हमारी संस्था है, जिसमें कि हमारी तमाम बच्चियां और मतलब हमारी जो भी साथी हैं समर्थक, हम सारे लोग मिल करके महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए या शिक्षा के लिए या बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे हम लोग कार्य करते हैं। और उनको जैसे कुछ हुनर प्रतिक्रिया है या दलित और पिछड़ी वर्ग की महिलाओं के लिए हम काम करते हैं। अच्छा, आप ये हम जानना चाहेंगे, हाई एजुकेटेड हैं और समाज में आकर के तमाम तरीके का ये काम कर रही हैं, क्योंकि महिलाएं अमूमन तौर पर चूल्हा चौका के लिए ही मानी जाती हैं कि इनको बड़े होकर के पढ़ाई लिखाई कितना हो कर लीजिए, करना चूल्हा चौका है, या तो फिर जो लड़कियां नौकरी में जाना चाहती हैं, लेकिन समाज सेवा में बहुत कम होता है, खास करके महिलाएं बहुत कम आती। क्या सोच करके आप ये समाज सेवा में आकर के काम कर रहे हैं? देखिए सर, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है भैया पत्रकार कि वो अंदर से आती है, ठीक है, और ये एक अपना नेचर होता है, वो आपके संस्कार में होता है। बहुत से ऐसे ऐसे करोड़पति पड़े हुए हैं जिनको समाज सेवा करने की कोई ललक नहीं है, और मैं कहती हूँ कि मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से हूँ, बहुत ही साधारण हूँ, और मुझे ये भावना शुरू से बचपन से लोगों का हेल्प करने की, या कह सकते हैं मेरे अंदर जो मानवता है उसके तहत मुझे ये चीज़ करने की लालसा है, और आज मैंने इसको एक रूप दिया है। मैं इसमें कार्य कर रही हूँ और हमको लगता है कि मैं अकेली ही नहीं हूँ, हमारी इतनी सारी जो छात्राएं हैं वो भी हमारे साथ लगी रहती हैं, वो भी हमारे हौसले को बढ़ाती हैं और खुद आगे बढ़ती हैं, खुद आगे बढ़ चढ़ करके आती हैं इस कार्य को करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, और समाज कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती है,
समाज सेवा करने की, ये अंदर की आपकी एक मतलब भाव होते हैं, और उस भाव से आप लोगों की मदद करने की, जहाँ जो ज़रूरतमंद है, अगर आपको लगता है कि मुझे समाज के लिए ये कार्य करना चाहिए तो करना चाहिए। अगर राष्ट्र हित के लिए ये काम करना चाहिए, दो शब्द हमारे किसी कार्य करने से, हमको किसी की मदद करने लायक हो तो मदद करने से हम कुछ छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। तो हमें ये चीज़ करना चाहिए, हमको विरासत में मिली और हम करते हैं। देखिए, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, बेबाक तरीके से अपनी बात रखती हैं। हालांकि जब मैं यहाँ पर आया इनसे बात करने के लिए, तमाम इनके टीम के लोग हैं। एक बार आदिल से चाहेंगे कि थोड़ा सा एक बार कैमरा घुमा दें, एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं। ये इनकी टीम है, एक ऐसी टीम है जो काम कर रही है अभी जो है समाज में आकर के। इनकी टीम जो है तमाम तरीके से कई मुद्दों पर आकर के बढ़ चढ़ करके हिस्सा भी ले रही हैं। बेबाक तरीके से बात रखने वाली विभू पांडे से सबसे पहला मैं सवाल करूंगा कि रामचरितमानस की जो चौपाई थी, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जिस पर खूब हो हल्ला मचा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश की राजनीति के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस पर आरोप लगाया कि नहीं, ये जो चौपाई है इसको बैन करना चाहिए या संशोधित करना चाहिए। उस पर क्या विचार रखती हैं, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत भैया धन्यवाद भैया पत्रकार आपका, कि आपने हमें उस योग्य समझा, और इस चीज़ के लिए, इस पे टिप्पणी करने के लिए या जानने के लिए हमें उस योग्य आपने समझा। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगी कि यदि कोई है तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जाकर मेरी ये बात कहे कि पहले वो पूरे ग्रंथ को पढ़ें और समझें। उसमें साफ साफ ये तुलसीदास जी ने उल्लेख किया है उस चौपाई में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यही लाइन है ना उनकी। और इसमें क्या गलत लिखा है उन्होंने? ताड़ना का मतलब होता क्या है, हमको ये बताइए। ताड़ना का मतलब उन्होंने बताया मारना पीटना, बताया कैसे मारना वो बता देंगे, हम मान लेंगे। जो उतने बड़े ग्रंथ जिन्होंने लिखा है, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था वो ग्रंथ लिखने का, आप ये बताइए वो उस चीज को गलत मतलब साबित कर रहे हैं? वो गलत लिख के चले गए। और ये जो बता रहे हैं, जिनको कि 4 लाइन अगर दोहा लिखने के लिए कह दीजिए तो पूरा एड़ी से चोटी तक पूरी राजनीति याद आ जाएगी, वो बताएंगे कि वो गलत लिखे हैं। आप एक बताइए। मैं तो ये कहती हूँ कि यहाँ पे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को हटा देना चाहिए, बल्कि उस चौपाई को नहीं हटाना चाहिए। अच्छा। क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य को हटा देना चाहिए आप बोल रही हैं? समाजवादी पार्टी ने प्रमोशन करके राष्ट्रीय महासचिव बना दिया भाई, इनको अपनी राजनीति करनी है तो वो तो कुछ भी बना देंगे। लेकिन आप एक बात बताइए, हमारी राजनीति मतलब इस स्तर की हो चुकी है। आप एक बात बताइए कि उनको चाहे जितना भी प्रमोशन कर दें, लेकिन उन्होंने कहा उसमें शूद्र की बात क्यों कहा? आप एक बात बताइए, उसमें नारी का उल्लेख है, शूद्र का है, पशु का है, ढोल का है, गवार का है, सभी का। ताड़ना का मतलब जानने से होता है, समझने से होता है। और इन सारे उस समय की जो चीजें थी, जब तुलसीदास जी ने ये बात लिखी थी तो उन्होंने ये कहा था। और आज भी मुझे लगता है कि इनको जानना चाहिए। आज इतनी आधुनिकता छा गई है, इतना सारी चीजें हो रही हैं, महिलाओं को ये अधिकार दे दो, ये कर दो, वो कर दो। आप ये बताइए, आज भी महिलाओं को कौन समझता है? आप हमसे बताइए, कौन समझता है महिलाओं को? और इनको इतनी इस चौपाई से अगर आहत है, इतने ये पढ़े लिखे अगर ये विद्वान हैं, तो आप इनसे ये पूछिए कि उन जो ऋचा सिंह और आपकी रोली तिवारी मिश्रा, उनको जब ये निष्कासित किया गया पार्टी से बिना किसी नोटिस के, तो आप ये बताइए ये महिलाओं के साथ करके ये क्या दर्शा रहे हैं? ये तो उसी चीज को दोहरा रहे हैं ना भाई। जब इनको इतना गलत लग रहा है, उस चौपाई में गलत है, तो ये कहाँ वही कमा कर रहे हैं भैया? ये महिलाओं का सम्मान कर देते कम से कम। वही तो, अगर महिलाओं को लग रहा है कि ये बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, तो करना चाहिए ना फिर, बिना किसी नोटिस के। जब चुनावी समय आता है तो ये लोग महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, अबला बोल करके अधिकार की बात करते हैं, हाँ, और उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं। और जब महिला को कंधा से कंधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, और जब महिला थोड़ा सा ऊपर उठती है अपने प्रयास से, तो ये लोग उसको दबा देते हैं। तो मुझे कितनी बड़ी बात आप कह रही हैं। और खास करके एक बात बता दें कि ऋचा सिंह वही ऋचा सिंह है कि देश की आजादी के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे पहले कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई तो ऋचा सिंह थी। और ऋचा सिंह को लक्ष्मीबाई अवार्ड अखिलेश यादव ने दिया था, और 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ी, और पक्ष रखती थी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखती थी, प्रवक्ता थी वो। पहले तो देखिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी की बात मेरी खत्म नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि उसमें बात जो शूद्र की कही गई है, आप एक बात बताइए कि श्री रामचंद्र जी और केवट निषाद राज की मित्रता को आप झुठला सकते हैं? आप झुठला सकते हैं? बताइए, आपने रामायण पढ़ी है?
रामचरितमानस आप पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं, तो आप बताइए उनकी मित्रता को आप झुठला सकते हैं? और तो और छोड़िए, माता सबरी के झूठे वर्ष प्रभु श्री राम ने खाए, उसको आप झुठला सकते हैं? तो रामचरितमानस को रामचंद्र जी ने थोड़ा लिखा है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना, लेकिन मैं आपको आगे बता रही हूँ, उसमें ये भी बताया गया कि आप रामचरितमानस, आप रामचंद्र जी से मिले थे? नहीं मिले थे ना। तुलसीदास जी ने जिस ग्रंथ की रचना की उसको पढ़ पढ़ करके तो हम ही लोग अनुसरण करते हैं, तभी तो हम लोग जानते हैं। आज इस चौपाई को जो ये बता रहे हैं, आप एक बताइए, वो तुलसीदास जी के लिखे ही चौपाई पे ना विरोध कर रहे हैं? तो आप हमारी पूरी बात सुनिए। आप पहले ये बताइए कि जब ये कह रहे हैं कि ऐसा है, चौपाई में ऐसा लिखा है, तो प्रभु श्री राम ने, आप केवट जी जो उनके नौका उतराई जो था, उसके एवज में, वो तो एक राजा थे ना, और उस राजा को उन्होंने कभी भी अपना ये अहम, या ये कह सकती उनको हनक भी नहीं लगने दिया कि मैं एक राजा हूँ, और अपनी पत्नी का मुद्रिका निकाल करके दे दिए उतराई में। अपने भाई को, छोटे भाई लक्ष्मण को उन्होंने बोला कि ये आपके बड़े भाई के समान है, इनका पैर छुओ। अगर बात शूद्र की होती तो वो ऐसा करते? आप एक बात बताइए। दूसरी चीज, इसका उल्लेख भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ही कहा है। जिसने ये चौपाई लिखी है उसी ने ये बात भी लिखा है। आप उसको पूरा पढ़िए और समझिए। और तुलसीदास जी ने सबसे पहले ये लिख दिया कि सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मतलब कि इस सृष्टि में जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी प्राणी हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति में प्रभु श्री राम और माता सीता का दर्शन करता हूँ। अब आप ये बताइए वो विरोध कैसे कर सकते हैं? आप ये बताइए वो विरोध कैसे कर सकते हैं? और दूसरी बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी से कह दीजिए कि पहले सर्च करें। ये जो दोहवा है ना, विदेशवा में बड़े बड़े लोगन जो हुआ पर सर्च करके PhD और डॉक्टरी का डिग्री मिलेला एक एक दोहवा पर। और एक नहीं, उन्होंने अनेकों ऐसे ग्रंथ लिखे हैं। कहाँ कहाँ ये काट करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का कुल खत्म हो गया। ए बदे भैया, पहले तो वो बसपा में गई ना, वहां से चहटल गई ना, 5 साल भाजपा में राजनीति कही ना, और जब मंत्री रहना तब उनके कौनो दोहा चौपाई छंद याद ना आवत रहा, तब वो ज्ञानी ना बनना। जब वहां से सपा में ना, जब बुरी तरीके से हार गई ना, तब वो अपन राजनीति चमकावे बदे जातिवाद, हिंदू तो फलाना ढिमका करे लगना। हमसे बताओ पहले। आपको भी लगता है कि पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि हम शूद्रों की बात करके जो पिछड़ी जाति है या जो दलित लोग हैं, हम उनको अपने फेवर में कर लेंगे। ऐसा असंभव है। इसलिए असंभव है कि राम का विरोध करके कोई आगे और कोई सफल नहीं हुआ है, उसका सर्वनाश ही हुआ है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। भले वो मंत्री बन जाए, प्रमोशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन समय बताएगा। ये समझ जाइए आप। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं और बात बढ़ती गई। उसमें सबसे बड़ी चीज है, आपने कहा कि वो पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में उनका प्रमोशन हुआ और उनका विरोध करने वाली 2 ऐसी जो है उनके भी पार्टी की जो है महिला नेता थी, रोली तिवारी मिश्रा, और ये ऋचा सिंह पर कार्रवाई हुई। और इन लोगों ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी है, समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। उस पर आप क्या सोचती हैं? चूंकि आप भी पॉलिटिकल नहीं है भले, लेकिन आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आप समझती होंगी उस बात को, क्या सोचती हैं? हिंदू कोई एक अलग का कोई विषय नहीं है। यहाँ पे हम सभी हिंदू हैं। और वो जो ये बात कर रहे हैं हिंदुत्व की बात करके, मतलब अब आपको ये चीज हम कैसे बताएं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर ऋचा सिंह या रोली तिवारी जी ने ये बात कही है तो कोई गलत नहीं कही है। आप बताइए, वोट का समय जब आता है, चुनाव का समय आता है, तो उन्हीं महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। और जब वो महिला को कोई स्थान होता है, जब वो अपनी बात रखती हैं, तो उन्हें दबाया क्यों जाता है? आप ये बताइए, उन्हें क्यों दबाया जाता है? उनका चेहरा देख के आपने उनको प्रदेश प्रवक्ता तो बनाया नहीं। उनको अपना वक्तव्य रखने का अधिकार है ना, कोई पार्टी का गुलाम तो है नहीं। तो रामचरितमानस का अनुसरण उन्होंने भी किया है। उन्होंने क्या, पूरा हिंदुस्तान ने किया। हिंदुस्तान तो क्या, देश विदेशों तक लोग किए हैं। तो अगर हमारे जेहन में जो बात नहीं उतरेगी, जो नागवार लगेगी, उस पर हम आवाज उठाएंगे। और जब हम आवाज उठाएंगे तो अगर किसी को बुरा लग रहा है तो भैया हमें इतना क्या, हम पार्टी के इतने बड़े गुलाम हो गए हैं कि हमको बिना नोटिस के, बिना सूचना के किसी, मतलब हम जब तक उनकी वाली बजाते रहेंगे तब तक हमारा बहुत अधिकार है। और जब तक हम अपने मन की बात कह देंगे तो हम वहां पे विरोधी हो जाएंगे। आप एक बात बताइए, वहां पे हम बुरे बन जाएंगे। तो ये अगर वो हिंदू, अगर ऐसा वो करते हैं तो सही बात है, वो जातिवाद कर रहे हैं। वो हिंदुत्व की बात यस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं।
वो इसलिए महिलाओं की तरह उसी तरह से पेश आ रहे हैं जिसे पहले से दीनहीन महिला समझी जाती आप एक बात बताइए कि दीनहीन महिला समझी जाती है। मैं कहती हूँ कि अगर उनके उद्देश्य से वो चौपाई गलत है, तो आप एक बात बताइए कि उस चौपाई में जो नारी शब्द का उल्लेख किया गया है, तो अगर इनको लगता है कि ये गलत है, नारियों को प्रताड़ित किया जाता है, ये वो वगैरह वगैरह जो भी, लेकिन अगर ये सही है, बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत ज्ञानी हैं, तो इनको तो भाई नारियों का सम्मान करना चाहिए ना। उस चीज को ये काहे दोहरा रहे हैं? इन नारियों को निकाल करके, दोनों जिन्होंने कि अपना पूरा योगदान दिया है सपा पार्टी में, उनको निकाल करके ये क्या साबित करना चाह रहे हैं? हैं? और तुलसीदास जी का ये मुकाबला कर रहे हैं। तुलसीदास जी का कोई विरोध कर पाएगा? आप एक बात बताइए। ये समाजवाद है। जी जहाँ समाजवाद है, जिस समाजवाद को लोहिया ने दिया था, जेपी ने दिया था, कर्पूरी ठाकुर ने दिया था, कि लोहिया जी का जो समय था और लोहिया जी की जो विचारधारा थी, अगर लोहिया जी होते तो ऐसी नौबत ना आती, ऐसी नौबत नहीं आती। आप एक बात बताइए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि समाजवाद है, ये समाजवाद है। और समाजवाद में इस तरह की बातें हुई कि बिना किसी नोटिस के, कारण बताओ, बिना कारण बताओ नोटिस के उन लोगों को निकाल दिया गया, उनका निष्कासन हुआ। उसके बाद जो है ये कहा गया कि नहीं, ये जो है पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण इनको हटाया गया। ये अनुशासनहीन थे। अनुशासनहीनता भैया, कैसी अनुशासनहीनता? अपनी ही नेता के खिलाफ, बड़े नेता के खिलाफ जो है मोर्चा। नेता कौन बड़े नेता है? स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बड़े नेता हैं, ठीक है, तो वो भी अपने आप में बड़ी नेता हैं। वो भी अपनी, जरूरी नहीं है कि किसी के स्थान से आप डिसाइड कर देंगे उसके वक्तव्य को, उसके चरित्र को। तो आपकी नजर से क्या लगता है कि ऋचा सिंह और रोली तिवारी के जगह जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर करना चाहिए था? कैसे मैं बोलूं भैया कि उनकी जगह पे उन्हें ही नहीं, बल्कि देश की हर महिलाएं, जहां पे उनके चरित्र के, उनके सम्मान के, उनके व्यक्तित्व का, उन्हें सामाजिक पारिवारिक दायरे पे या उनके धार्मिक ग्रंथ पे कोई आंच है, तो देश की हर एक महिला को आवाज उठानी चाहिए, हर एक महिला को आवाज उठानी चाहिए। और उन्होंने उनको बाहर करके, उनके लिए कोई बहुत बड़ा काम ये नहीं। ऋचा सिंह के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। जिसके पास टैलेंट होगा ना, वो अपनी एक खुद की पार्टी बना सकता है। आपको मैं ये भी बता दूं, वो किसी का मोहताज नहीं होता है। निकाल दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि वो, उनको जो सही लगा वो बोली, और मैं उनके साथ हूँ, ताकि फिर से हमारी धर्म और संस्कृति का कोई अपमान न कर सके। मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ। और मुझे लगता है कि जहाँ पे ये बात उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, और जहाँ पे अगर गलत तरीके से गलत को सही कह के, या गलत तरीके से किसी की चापलूसी करके राजनीति करना पड़े और अपने सेल्फ सम्मान से समझौता करना पड़े, वैसी राजनीति करना ही बेकार है। तो अगर वो ऐसा की तो बहुत अच्छा की। मैं उनके साथ। देखिए, वो समाजवाद में हुआ है जहां समाजवाद की दुहाई देने वाले बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े महापुरुष जो समाजवादी नेता थे, उनको लेकर के समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही थी। और उसी समाजवादी पार्टी में समाजवाद को दरकिनार रख करके, बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे, बिल्कुल बिना किसी कारण बताओ नोटिस के उनको बाहर कर दिया गया, उनका निष्कासन कर दिया गया। जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, रोली तिवारी मिश्रा और ऋचा सिंह पर। ऋचा सिंह और रोली तिवारी मिश्रा को बाहर तो कर दिया गया, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि लोग क्या सोचते हैं। आने वाले जो है समय में 2024 का इलेक्शन भी है, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस को लेकर के खूब ज्यादा गर्माहट है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह की बात कही, वो कहीं ना कहीं लोगों को नागवार गुजरी, तो कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा। ये पहली बार नहीं हुआ। बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि नहीं, रामचरितमानस की चौपाई और दोहे में बहुत ऐसे दोहे हैं जो है प्रतिबंधित होने चाहिए थे। अब उस पर बहुत बड़ी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा हमने चर्चाएं की, और उत्तर प्रदेश के खबरों में तमाम अपने चैनलों पर लेकर के हम आए भी थे। एक बात और जानेंगे, चूंकि हमारे साथ विभू पांडे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट है, कोई नेता नहीं है। अगर ये पॉलिटिकल होती तो मैं ये सवाल नहीं करता, लेकिन ये जो है सोशल एक्टिविस्ट है, और खास करके ये ब्राह्मण महिला है। तो एक और सवाल मेरे दिमाग में आ गया जो मैं करूंगा। कुछ दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि जो जाति है वो जो है किसी और ने नहीं बनाई है, बल्कि देश के पंडितों ने बनाया है, देश के ब्राह्मणों ने बनाया है। और पंडितों ने जाति बना करके कहीं ना कहीं देश का बेड़ा गर्क कर दिया, जिससे पता नहीं कई वर्षों तक ये देश गुलाम भी रहा है। पूरा के पूरे जिम्मेदार ब्राह्मण समाज के लोग हैं, और ब्राह्मण हैं आप, इसलिए ये सवाल कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? धन्यवाद भैया, और बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन किया आपने। और मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण
वो चरमोत्कृष्ट पराकाष्ठा का मूल है जो प्रकृति का संचालन करती है, वो है ब्राह्मण। पूछिएगा नहीं कैसे? कैसे बताइए? बताते हैं। जरा पूर्व के इतिहास में चलिए। जो पूरे जल को पीकर समुद्र को सुखाने की क्षमता रखता है वो है ब्राह्मण। जो अपने बुद्धि का, अपने शरीर का दान कर देता है वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है ना ही वो किसी के राज्य में पलता है, ना ही किसी के अन्न से ना ही किसी के राज्य में रहता है, ना ही किसी के अन्न से पलता है, स्वराज में विचरता है और जरूरत पड़ने पर अपने बुद्धि का, अपने शरीर का दान भी कर देता है। समझ गए? वो है ब्राह्मण। ठीक है? ब्राह्मण कोई जाति, कोई शब्द नहीं है। आपको मैं बता दूं तो यहाँ जातिवाद की या जाति बनाने की कोई बात ही नहीं आती। ब्राह्मण को वो ज्ञान, वो आप ये कह सकते हैं कि पूर्व के इतिहास में आप जब जाएंगे तो आक्रमण हुआ था, तो ब्राह्मण जो क्या उनको जो वरदान मिला था, जब वो लड़ाई पे गए तो उन्होंने सूर्य चंद्रमा, आज जो साइंस हमको बताती है कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये इतने चक्कर लगाती है, ऐसे करती, हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो बहुत साल पहले बता करके चले गए थे। मानते हैं इस बात को कि नहीं मानते हैं? बहुत साल पहले बता के चले गए थे। ठीक है? और दूसरी चीज कि ये बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण जातियों ने, कोई जाति ब्राह्मणों ने नहीं बनाई थी। जिसके पास ज्ञान है, जो कर्मठ है, जो पूरे सृष्टि का दिशा निर्देशन करता है, वो ब्राह्मण है। जिसके कर्म प्रधान है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण कोई जाति या कोई जाति बनाने वाली चीज नहीं है कि ब्राह्मण जाति बना देंगे। मोहन भागवत जी भी ब्राह्मण, तो वही तो बात है, वो भी ब्राह्मण है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। यहाँ से इतनी सारी बच्चियां हैं, इनसे पूछिए, को लगता है ब्राह्मण, उनको कहीं भी असमानता का भाव आता है उनके मोहन भागवत जी इतने बड़े संगठन, भारत का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस है, उसके प्रमुख है, उन्होंने ऐसी बात गलत कह दी, झूठ बोला। ऐसी बात कह दी तो उनको कहिए कि रिसर्च करें ना। उनको ये पता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पढ़ लिख करके हुए हैं आरएसएस के प्रमुख। अरे भैया, पढ़ लिख करके हुए हैं तो हम भी अपने अनुभव से वही बता रहे हैं, हमने भी यही पढ़ा है। ग्रंथ, वेद, शास्त्र को पढ़ना पड़ता है ना कोई भी बात करने के लिए, तो हमने भी पढ़ा है। ब्राह्मणों की उत्पत्ति तो हम देखे नहीं है ब्रह्मा जी को, लेकिन हमने तो ये सुना है कि ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुई है। आप एक बात बताइए, क्षत्रिय की उत्पत्ति तो ब्रह्मा जी के पेट से पैदा हुई है। अब आप ये बताइए, अब क्या कहेंगे? मोहन भागवत जी यहाँ क्या कहेंगे? हाँ, बाहु से। आप ये बताइए अब क्या कहेंगे? शूद्र की पैर से हुई है। अब बताइए, भाग से वैसे पैदा। हाँ, तो अब आप बताइए, तो चार जातियों, चार ये क्या बोलते हैं, वर्णों में जब ये विभाजित हुआ चीज, तो क्यों हुआ? क्यों? क्योंकि चारों लोगों को अपना अपना कार्य दिया गया। और ब्राह्मण जो है दौड़ के, भाग करके, मेहनत करके, रिसर्च करके, सूर्य चंद्रमा कह लीजिए, वेद है, शास्त्र है, उन्होंने मेहनत ज्यादा किया और उनकी जीत हुई। जब उनकी जीत हुई तो उनको कर्म से उनको दास बनाया गया, जो लोग हारे, और उनको अब वही परंपरा चलती चली आ रही है। तो वो तब की व्यवस्था थी, लेकिन आज की व्यवस्था बदल चुकी है। ठीक है? तो कम से कम आज की व्यवस्था जो है वही परंपरा, कल के आपके बच्चे थे वो क्या थे, उनको वही सिखाया जाता था, अरे ये शूद्र है, ये वैसे। तो आज तो वो बात नहीं होना चाहिए ना। आज हमारी परंपरा बदल चुकी है। वो तब की राजनीति थी, लेकिन आज की राजनीति कुछ और है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कोई विषय ही नहीं है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि राजनीति करने के लिए कौन कौन से विषय पे चर्चा होती है। देखिए, जो है हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई। एक सवाल और करेंगे आखिर में ये सवाल करेंगे कि जो है, चूंकि हमने बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों के साथ भी हमने सर्च किया, आपको सर्च करके हमने देखा तो कहीं प्रियंका जी के साथ हैं, तो कहीं किसी के साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तमाम लोग मिलते रहते हैं। आने वाले समय में राजनीति में आने का मन है कि नहीं है? और राजनीति, आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कारण है कि राजनीति में महत्वाकांक्षा का खेल है, लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो गए, स्वार्थ का खेल है। यहाँ स्वार्थ में कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। तो पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बड़ा अंतर हो गया है। तो राजनीति में तो जाने का मन होगा, जरूर होगा, चूंकि आप सोशल वर्कर हैं। एक मिनट और सुन लीजिए, आज की राजनीति को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? भैया पत्रकार, मैं पहले आपको ये बता दूं कि राजनीति में आप जाना चाहती हैं या नहीं, या राजनीति के प्रति आपका क्या सोच है। ये मेरा कोई कसम नहीं है। अगर किसी पार्टी से ससम्मान मुझे बुलाया जाता है या ससम्मान मुझे राजनीति करने का अवसर प्राप्त होता है,
तो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं खुल के बोलती हूँ। मौका मिलने पर चौका लगाएंगे, लेकिन नहीं, चौका नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां मेरे सम्मान का हनन होगा और जहां मेरे वक्तव्य का हनन होगा, वो राजनीति मेरे किसी काम की नहीं है। मैं दब के और झुक के राजनीति नहीं कर सकती। पार्टी का अनुशासन उसमें तो रहना पड़ेगा। पार्टी का जो अनुशासन होगा वहां उस अनुशासन का पालन तो करना ही होगा, हर कोई करता है, लेकिन जहां गलत होगा पार्टी का भी विरोध करेंगे। कैसा अनुशासन करेंगे, कैसा अनुशासन करेंगी? स्वामी प्रसाद मौर्य जब बोले तो उनके खिलाफ बोलना नागवार हो गया। मोहन भागवत जी बोले, तमाम भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे जो है ब्राह्मण नेता हैं, कोई नहीं बोला। ये बताइए हुआ क्या? तो अनुशासन है ना, अनुशासन में रहना पड़ेगा। सुनिए ना, अनुशासन में रहना पड़ेगा, लेकिन अब व्यक्ति की आजादी नहीं मिलेगी। सुनिए ना, अनुशासन में अपनी जमीन को बेच के काम थोड़ी ना करेंगे। राजनीति ज्वाइन करने का मतलब हम किसी के गुलाम थोड़ी ना हो गए हैं कि हम अपना विचार नहीं रख सकते हैं। हमारे भी जैसे दूसरे बड़े नेताओं के विचारों का सम्मान, वैसे हमारे एक सदस्य से ही तो व्यक्ति बड़ा नेता बनता है। पहले तो जब वो ज्वाइन करता है तो आम सदस्य ही तो रहता है, तो एक आम सदस्य से ही व्यक्ति बड़ा नेता बनता है। ठीक है, तो अगर हम आम सदस्य बन करके अगर किसी राजनीति किसी पार्टी को हमने ज्वाइन किया है तो हमें अपनी बात रखने का अधिकार ही नहीं मिलेगा, तो हम राजनीति काहे का करेंगे भैया? कैसी राजनीति करेंगे ये बताइए? राजनीति करने के लिए हमको अधिकार चाहिए, तो हम व्यक्ति की आजादी चाहिए तो राजनीति करने जाएंगे, किसी पार्टी में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे। हमको वैसी राजनीति चाहिए ही नहीं। हम स्वतंत्र हैं और भारत का प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और उसको इतनी तो आजादी होनी चाहिए। तो हम स्वतंत्र देश की स्वतंत्र नारी हैं। और ये सारी हमारी जो बहनें खड़ी हैं, ये सारे लोग हमारे साथ हैं। और मुझे ये लगता है, और दूसरा सवाल आपने ये भी कहा कि आज की राजनीति से आप कितनी खुश हैं। सबसे पहली बात बता दूं, मैं धिक्कारती हूँ आज की राजनीति को। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में कोई क्षेत्र है, कोई क्षेत्र है नहीं, बहुत विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास। अरे भैया आपके मेरा क्या पूछिए, लड़कियों से इनका क्या विकास हुआ है? बनारस की चमचमाती हुई सड़कें हैं, ओवर पार्टी की बात कर रही हूँ। सड़कों को लेके हम गुजरेंगे। क्या कर रही हैं? नाम पहले बताइए। मेरा नाम सुमन सिंह है। हाँ, क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं सड़कों से कुछ नहीं होता है। अच्छा। जब हमारे जीवन और हमारे लाइफ में वही परेशानी या वही समस्या हो तो वो विकास नहीं होता है। अब वो सड़क मैं लेके क्या करूँगी? मौलिक मूल्यों का हनन हुआ है। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल हुआ है। चलिए, बनारस में जो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में चर्चा हो रही है और यहाँ कहा जा रहा है कि आज की जो राजनीति है बिल्कुल खराब है और पूरे दुनिया में सबसे मजबूत सरकार है भारत की, और इस मजबूत सरकार में मजबूत राजनेता के संसदीय क्षेत्र में बैठकर क्या पैसी बात? जी बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो अधिकार मिला है और ये यदि हमें किसी चीज का अगर लाभ, हम ये नहीं कह रहे कि पर्सनली हमें ही विकास चाहिए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीजों पे सही चीजें हैं तो बहुत सी चीजों पे गलत चीजें हैं, बहुत सी जगहों पे। और दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, कैसी राजनीति है आज की? राजनीति देख रहे हैं किस गर्त में चली जा रही है। आज के परिवेश में जो इतनी घटिया राजनीति, तो जान रहे थे बड़ी अच्छी राजनीति है, आप बता रहे हैं आज के परिवेश में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है, इतना घटिया स्तर की राजनीति हो रही है जिसकी कोई पैमाना नहीं है। पूछिए कैसे आप बताइए? जहाँ पे इनसे पूछिए, जहाँ पे बेरोजगारी की, शिक्षा की और गरीबी की, महिला सुरक्षा की, कृषि की, भूखमरी की बात करनी चाहिए, वहां पे हम बात किस चीज की कर रहे हैं? आस्था की, धर्म की, चौपाई की, छंद की, भगवान की, जाति की, वहां पे हम ये राजनीति कर रहे हैं, खींच कर घसीट कर राजनीति कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, और इससे थोड़ा बहुत समय बचता है तो अभिनेत्रियों के भगवा रंग पहनने पर भी राजनीति कर लेते हैं। आप बताइए, और इतनी जोर शोर से राजनीति करते हैं कि भगवा रंग वाली फिल्म को ही सुपर डुपर हिट कर देते हैं। आप एक बात बताइए, और उससे भी थोड़ा सा समय बचता है तो बाबाओं के चमत्कार पे राजनीति कर लेते हैं। अब आप बताइए, बागेश्वर धाम वाले बाबा को, बिल्कुल बाबा, बागेश्वर धाम ही नहीं, बहुत से ऐसे बाबा हैं, अभी तो वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, तो बाबाओं पे भी हम चमत्कार कर लेते हैं। आप एक बात बताइए, आस्था, धर्म, जाति पर ही सरकार चुनी जाती है, वोट मिलता है। जाति की बात करेंगी, धर्म की बात करेंगी, आस्था की बात करेंगी तो वोट मिलेगा। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करेंगे, नहीं वोट। अब तो वो राजनीति ही नहीं रह गई ना, तो फिर तो राजनीति का वो परिवेश ही चेंज हो गया। उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए क्या कहेंगे? लोगों को क्या कहेंगे कि आस्था, जाति, हम समाज ये कहेंगे कि अपनी आंखें खोलो, उठो लाल, अब आंखें खोलो। ठीक है, और हो गई, मुंह को धो लो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि इस राजनीति को समझो, अपने अधिकार को समझो, अपने मौलिक अधिकारों को समझो, अगर तुम्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तो तुम्हें आने वाले समय में कुछ करने के तुम अपाहिज बना दिए जाओगे, अपंग बना दिए जाओगे। तो इसलिए अभी भी सचेत हो जाओ,
चाहे वो किसी की सरकार हो। अगर सही लगता है तो सही बोलेंगे, अगर गलत है तो गलत बोलेंगे। राजनीतिक परिवेश बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, बदलने की बहुत आवश्यकता है। हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, हम रामचरितमा आज बताइए किसी का ऐसा उल्लेख है कि जिसको लेकर के ये लोग टीका टिप्पणी करें? औकात नहीं है। चल रहे हैं धर्म और ग्रंथ की बात उठा करके राजनीति करने। आज कोई ऐसा करके दिखाए कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उनको लेकर के थोड़ा सा कह सकते हैं आगे बढ़े, या हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन पे बैठ करके 4 शब्द बात कर ले। हैं? आज तो राजनीति भी हो रही है तो क्या बोलते हैं उसको, अरे क्या कहते हैं भाई, आज की तो राजनीति का अगर कहीं माहौल होता है, कोई ऐसा फंक्शन होता है और कहीं ऐसा राजनीतिक मुद्दा होता है, तो सामने से कुछ बोलते हैं, पीठ पीछे 2 विस्की चढ़ा लेते हैं और उसके बाद कुछ और बोलते हैं, कुछ और घुमाते हैं। यही तो राजनीति हो रही है। आप एक बात बताइए, मुंह में राम बगल में छुरी। बगल में छुरी। मोदी जी मोदी जी मोदी जी सामने से कहेंगे, और जो हमने खुद अपनी कानों से सुना है, जो मोदी जी के साथ हैं सामने खड़ा होकर के फोटो खिंचाएंगे, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, पीठ पीछे आकर के कहेंगे अरे मोदिया का कैलस, अरे बड़ा खराब काम करा था। वो भी पीठ पीछे ऐसा कहते हैं और हमने सुना है। जो भी बोलना है सामने बोलो। तो सामने बोलिए ना, अगर हमारे अंदर कुवत है तो हम भैया सामने बोलेंगे और सामने से राजनीति करेंगे। चलिए देखिए, बात हम कर रहे थे प्रख्यात सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनसे आज हमारी पहली मुलाकात हुई, और बेबाक तरीके से जिस तरह की बात को इन्होंने रखा, वो कहीं ना कहीं हमें पूरी तरह से समझ में आता है कि जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इस बात को लेकर के असंतुष्ट है कि सरकार अच्छी नहीं है। लेकिन वोट हम वही देख करके देते हैं, हम आस्था पर वोट देते हैं, जाति और धर्म को लेकर के देख करके वोट देते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो आज का राजनीतिक परिवेश है वो भौकाल की राजनीति है। जो व्यक्ति भौकाल का होगा, पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आ जाए लोगों के बीच में साइकिल से या पैदल चुनाव लड़ने के लिए, जिसकी नीति अच्छी होगी, नीयत अच्छी होगी, उस व्यक्ति को, नेता अच्छा होगा लेकिन उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन भौकाल लेकर के आ जाए, 50 फार्चूनर लेकर के, अनपढ़, चोर हो, बदमाश हो, बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, गुंडा हो, माफिया हो, अगर वो 50 फार्चूनर लोगों के बीच में लेके आ जाता है तो लोग उसके पीछे दौड़ते हैं। गलत कह रहे हैं कि सही? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि महिलाओं को जो दबाने की परंपरा है, ये हम तो कहते हैं कि पीछे तो छोड़ दीजिए, आज तो कहीं और ज्यादा होती जा रही है। पहले तो कहते हैं कि महिलाओं को अधिकार है, महिलाओं को ये सुरक्षा देना। महिलाओं को हमें अपाहिज बनाना ही नहीं है, कोई सुरक्षा मत दीजिए, उनको स्वतंत्र अधिकार दीजिए। आप ये बात बताइए, एक लड़का है शाम को घर से निकलता है सब्जी लाने के लिए, और एक लड़की को रोक दिया जाता है कि तुम शाम हो गया घर से बाहर नहीं निकल सकती। क्यों नहीं निकल सकती? क्योंकि तुम लड़की हो। क्यों उनके अंदर ये बात डाली जाती है? क्यों हमें खुल करके बाहर निकलने की आज़ादी नहीं? तो पहले इस चीज़ को दूर करें ना कि हमें सुरक्षा और स्वतंत्रता, सुरक्षा दे करके और ये आरक्षण दे करके, फला ढिमका कर करके हमको कमज़ोर बनाने की क्या ज़रूरत है? हमें उतना मजबूत बनाए अंदर से। दूसरी चीज़ कि आप जो ये बात अभी बोले हैं, ये बात सच है कि भौकाल की राजनीति हो गई है। अभी मैं आपको बता दूं कि विभू पांडे के पास लाख टैलेंट हो, अगर यहीं बनारस का कोई नेता हो, अगर विभू पांडे जाती हैं, तो अगर कोई बड़ा नेता है, ठीक है, वो कभी नहीं चाहेगा कि विभू पांडे आगे आए। यहाँ एक्टिव लोग नहीं चाहिए, काम करने वाले लोग नहीं चाहिए, यहाँ पे दबकू और डरपोक टाइप के लोग चाहिए कि जिनको हम दबा करके रखें और जिनको हम ऊपर उठने ही ना दे, जिनको ये डर है कि ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। दरी बिछाने वाले, दरी, बस उनको दरी बिछाने वाले नेता चाहिए। उनको ये नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि हमारा गुलाम हो, जो हमारे पीछे पीछे हम जहाँ जहाँ कहें हमारी चापलूसी करता रहे। अगर हम जैसे एक्टिव अगर महिलाएं हैं, अगर आगे आना चाहती हैं, काम करना चाहती हैं, तो उसके लिए कोई जगह नहीं है। किसी भी पार्टी के नेता के पास कोई जगह नहीं है, आपको मैं बता दूं। चलिए, बड़ी लंबी चर्चा हुई और बड़ी लंबी चर्चा में ये साफ तौर पर निकल कर के आया। देखिए, एक महिला है, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कोई राजनेता नहीं है, किसी राजनीति में नहीं है। तमाम बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े जो है लोगों से, जो लोग राजनीति में सूरमा बन करके घूम रहे हैं, तमाम लोगों से इनकी जान पहचान होगी और उनके साथ उठना बैठना होगा। इस बात को मैं मान सकता हूँ। ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पूरी तरह से अपने आप को समाज के कार्यों में इन्होंने समर्पित कर दिया है। पता नहीं कहाँ से इनके अंदर इतनी हिम्मत आई है कि ये घूम घूम करके समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और बेबाक तौर से अपनी बात भी मीडिया के सामने रख रही हैं। पहली मुलाकात थी जिस पे हमने तमाम चीज़ों को पूछा और बड़ी तत्परता और बड़ी बेबाकी से इन्होंने उस सवाल का जवाब दिया। जवाब किस तरह का था, क्या था, इसको कमेंट बॉक्स में आपको अगर समझ में आएगा तो लिखिएगा जरूर। और हम भी इस बात की प्रतिक्रिया में एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि लड़कियों को
जो केवल 4 दीवारियों में कैद करके रखा जाता है, उनको केवल चूल्हे और चौके के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन बेटियों को उड़ने दीजिए। क्योंकि पतंग को अगर बक्से में बंद करके रखेंगे तो उसका महत्व कुछ होगा नहीं, अगर उसी पतंग को आसमान में उड़ाएंगे तो वो आसमान छुएंगी। उसी तरह से देश की बेटियां हैं जिनको 4 दीवारियों में बंद करके रखना कहीं ना कहीं देश को गर्त में धकेलने जैसा ही है। तो उन बेटियों को उड़ने दीजिए, निकलने दीजिए। विभू पांडे से हमारी बात हो रही थी, हमने तमाम राजनीति से लेकर के सामाजिक चीजों पर चर्चा की। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार मैं फिर कह रहा हूं लिखिएगा जरूर, और तमाम खबरें लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। मैं हूं रजनीश, कैमरे के पीछे है मोहम्मद आदिल। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल कैपिटल न्यूज़ इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें, या फिर अगर आप हमसे ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं तो फॉलो करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं।